हर्ष के बाद का भारत। भारत के विभिन्न भागों के बीच घना संपर्क के फलस्वरूप सामान्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों ने सुदृढ़ रूप धारण कर लिया, जो उस काल के साहित्य, शिक्षा, कला और स्थापत्य में दिखती हैं। ये प्रवृत्तियां बाद की शताब्दियों में अनेक उतार चढ़ाव आने के बाद भी दिखाई देती हैं। 7वीं शताब्दी के मध्य में हर्ष का देहांत होने के बाद से 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने तक के 600 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे इस काल में पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ, जो उत्तर भारत के राज्यों के समान ही महत्वपूर्ण थे। उनमें से कुछ राज्य न केवल अपने समय के अत्यंत शक्तिशाली राज्य थे, बल्कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु के रूप में भी काम किया। इन राज्यों की सांस्कृतिक परंपराएं सुदृढ़ एवं स्थिर बनी रहीं, हालांकि वे प्रायः आपस में लड़ते रहते थे। अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे, विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में निरंतरता बनी रही। इसका कारण ये था कि इन क्षेत्रों में परिवर्तन राजनीतिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में अधिक धीमी गति से होते हैं। एक भारत के विभिन्न भागों में घनिष्ठ संपर्क होने के फलस्वरूप सामान्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों ने सुदृढ़ रूप धारण कर लिया, जो उस काल के साहित्य, शिक्षा, कला और स्थापत्य में दिखती हैं। ये प्रवृत्तियां बाद की शताब्दियों अनेक उतार चढ़ाव आने के बाद भी दिखाई देती हैं। 12वीं शताब्दी की समाप्ति के समय तक उत्तरी भारत के काफी बड़े भाग में मुस्लिम शासन का विस्तार हो गया। मौखारियों के काल से कन्नौज उत्तर भारत में शक्ति का केंद्र बन गया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जो पहले पाटलिपुत्र, पटना को प्राप्त थी और बाद में दिल्ली को प्राप्त होने वाली थी। ह्वेनसांग ने कन्नौज का वर्णन हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के एक फलते फूलते केंद्र के रूप में किया था। कन्नौज तब एक प्राचीरयुक्त सुरक्षित नगर था, जो गंगा के किनारे लगभग 4 मील तक फैला हुआ था। वर्ष 647 में हर्ष की मृत्यु होने के बाद कन्नौज ने राजधानी होने की अपनी प्रतिष्ठा थोड़े समय के लिए खो दी, लेकिन 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में कन्नौज एक अति शक्तिशाली राजा यशोवर्मन के साथ फिर से शक्ति का केंद्र बन गया। उसका शासन एक विशाल साम्राज्य पर था, जिसमें लगभग समूचा उत्तरी भारत शामिल था। बंगाल पर उसकी विजय का उसके दरबारी कवि वाकपतिराज द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य गौडवहों में वर्णन किया गया है। यशोवर्मन एक प्रतापी राजा था, जिसने 731 में चीन में अपना राजदूत भेजा। सुविख्यात नाटककार भवभूति, जो मालती माधव, उत्तररामचरित और महावीर चरित का रचयिता था, उसके राजदरबार की शोभा बढ़ाता था। यशोवर्मन ने 740 तक शासन किया। यशोवर्मन के उत्तराधिकारी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, यद्यपि इस बात की जानकारी है कि 740-810 के बीच कन्नौज पर 4 राजाओं ने शासन किया था। कन्नौज ने 6ठी शताब्दी से 1194 तक, जब अंततः इस पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया, उत्तर भारत के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसे एक राजनीतिक केंद्र की ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र की भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक इतिहास रहस्य के आवरण में छिपा हुआ है। कुछ इतिहासविदों का विचार है कि गुप्त काल के बाद मध्य एशिया से भारत आए थे और राजस्थान में बस गए थे। धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया, किंतु राजस्थान की चारण परंपरा का दावा है कि गुर्जर प्रतिहारों का जन्म आबू पर्वत पर किए गए एक यज्ञ से हुआ था। इस यज्ञ से उत्पन्न हुए अन्य कुल हैं चालुक्य, परमार और चाहमान। इसी कारण इन 4 कुलों को अग्निकुल के नाम से भी जाना जाता है।
ये भी कहा जाता है कि राजपूतों के इन 4 कुलों को विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिए उत्पन्न किया गया था। कुछ विद्वान इसका यह अर्थ लगाते हैं कि वे विदेशी थे, जिन्हें भारतीय समाज में स्थान दिया गया था। प्रतिहारों का दावा है कि उन्हें प्रतिहार, शाब्दिक अर्थ द्वारपाल, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके आदिपुरुष लक्ष्मण अपने भाई राम के द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे। गुजरात के भौगोलिक नाम की उत्पत्ति गुर्जर शब्द से हुई है। इस वंश का प्रारंभिक इतिहास इसी वंश के 7वें और सबसे प्रसिद्ध राजा भोज के ग्वालियर स्थित शिलालेख में सुरक्षित है। नागभट्ट प्रथम इस वंश के गौरव का वास्तविक संस्थापक था। उसने अरबों की मुस्लिम सेनाओं को पराजित किया। उसके बाद वत्सराज 775-800 ई ने आक्रामक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, जिसके कारण बंगाल के पाल राजाओं के साथ उसका युद्ध हुआ। वत्सराज ने पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया, किंतु दुर्भाग्यवश राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करके उसकी विजय का फल उसके हाथ से छीन लिया। धर्मपाल ने वत्सराज की इन विपत्तियों का लाभ उठाया और अपने द्वारा नामित चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय 815 ही ने बहुत से अन्य राज्यों, विशेष रूप से आंध्र, विदर्भ और कलिंग के साथ मित्रता स्थापित की। उसने अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने विरोधियों से युद्ध किया। उसने पहले चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर कब्जा किया, फिर उसने धर्मपाल को हराया और राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय के साथ युद्ध किया। ये भी विश्वास किया जाता है कि नागभट्ट ने सुल्तान बेग को भी पराजित किया था, जो खलीफा अल मामून के अधीन सिंध के गवर्नर का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसके पुत्र रामभद्र ने सत्ता संभाली, जिसके 3 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में प्रतिहारों को पाल राजा देवपाल की आक्रामक नीति के कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ। रामभद्र के बाद उसका पुत्र भोज प्रथम लगभग 836 में राजगद्दी पर बैठा। सत्ता ग्रहण के कुछ वर्षों के अंदर ही भोज प्रथम को अपने वंश की गिरती हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने में सफलता मिली। देवपाल की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने से प्रतिहार राजा को एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। भाग्य ने एक अन्य दिशा में भी भोज प्रथम का साथ दिया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय पूर्वी चालुक्यों के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। भोज प्रथम ने कृष्ण द्वितीय को पराजित किया और मालवा तथा गुजरात क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अपने इन 2 विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के बाद भोज प्रथम को पंजाब, अवध और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे सुदृढ़ बनाया। भोज का नाम कई उपाख्यानों में प्रसिद्ध है। वह विष्णु का उपासक था और उसने आदिवराह की उपाधि धारण की, जो उसके कई सिक्कों पर उत्कीर्ण है। वह मिहिर, प्रभास आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक विजेता और प्रशासक के रूप में भोज का आकलन अरब इतिहासकार सुलेमान द्वारा लगभग 1851 में किया गया था। उसने लिखा था कि भोज के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और अन्य किसी भारतीय राजा के पास इतनी बढ़िया अश्व सेना नहीं थी। सुलेमान ने लिखा था कि उसके पास बहुत धन था और असंख्य ऊंट और घोड़े थे। उसके राज्य में विनिमय चांदी और सोने के द्वारा किया जाता था। भारत में ऐसा कोई अन्य क्षेत्र नहीं था, जो डाकुओं से इससे असुरक्षित हो। भोज प्रथम के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम लगभग 88 में राज्य का उत्तराधिकारी बना। महेंद्रपाल प्रथम ने न केवल उसके विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, बल्कि उसका विस्तार भी किया। प्रतिहार साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक फैल चुका था।
उसे महेंद्रायुध और निर्भयेंद्र के नामों से भी जाना जाता था। वह विद्वानों का एक उदार संरक्षक था। उसके गुरु राजशेखर का भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। उसकी रचनाओं में कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्यमीमांसा, भुवनकोश और हरविलास शामिल हैं। प्रतिहारों का आधिपत्य उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक बना रहा। अल मसूदी ने, जो बगदाद का निवासी था और जिसने 915-916 ई में भारत की यात्रा की थी, प्रतिहार शासकों की महान शक्ति एवं प्रतिष्ठा और उनके विशाल साम्राज्य का वर्णन किया है। वह कहता है कि अल्जुज, गुर्जर, के साम्राज्य में 1800,000 गांव थे। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की लंबाई 2000 किलोमीटर और चौड़ाई 2000 किलोमीटर थी। राजा की सेना में 4 प्रभाग थे और उनमें से प्रत्येक में 7 लाख से 9 लाख तक सैनिक थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सारी संख्याएं कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, लेकिन इनसे पता चलता है कि प्रतिहार साम्राज्य काफी बड़ा और अत्यंत शक्तिशाली था। 915 ई और 918 ई के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र द्वितीय ने कन्नौज पर फिर से आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। इससे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हो गया। एक अन्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने लगभग 963 ई में उत्तर भारत पर हमला किया और प्रतिहार शासकों को पराजित किया। इसके बाद प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया। प्रतिहार विद्वत्ता और साहित्य के संरक्षक थे। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के राजदरबार का सदस्य था। प्रतिहार राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बहुत से भव्य भवन और मंदिर बनाकर एक कन्नौज को सुशोभित किया। शिलालेखों से इस रोचक बात का पता चलता है कि मंदिरों की इमारतें और उनके साथ संबद्ध शैक्षिकी संस्थाएं सामुदायिक परियोजनाएं थीं, जिनमें समूचा ग्रामीण समुदाय भाग लेता था। इन मंदिरों और शैक्षिकी संस्थाओं के रख रखाव की जिम्मेदारी समूचे समाज की थी। इस प्रयोजन के लिए लोग नकदी और जिन्स दोनों रूपों में अपना योगदान करते थे, चाहे उनका व्यवसाय कुछ भी हो। इस काल में बहुत से भारतीय विद्वान राजदूतों के साथ बगदाद के खलीफा के दरबार में गए। हमें उन भारतीय राजाओं के नामों की जानकारी प्राप्त नहीं है, जिन्होंने ये राजदूत भेजे थे। बहुत से अरब यात्री और विद्वान भी भारत आए। भारत और अरब संसार के बीच स्थापित हुए इस परस्पर संपर्क के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति, साहित्य और विज्ञान, विशेष रूप से गणित, बीजगणित और चिकित्सा विज्ञान का प्रसार अरब देशों में हुआ, जहां से उसका और आगे यूरोप तक प्रसार हुआ। प्रतिहारों की सिंध के अरब शासकों के साथ शत्रुता थी, ये बात सर्वविदित है। इसके बावजूद ये प्रतीत होता है कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों का आना जाना और व्यापार अबाध रूप से चलता रहा। पाल वंश। हर्ष की मृत्यु से पाल राजाओं के सत्तासीन होने के समय तक का बंगाल का इतिहास अस्पष्ट और धुंधला सा है। उस समय पश्चिम बंगाल को गौड़ कहा जाता था और पूर्वी बंगाल को वंग। बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था थी, जिसे मत्स्य न्याय अर्थात सबल द्वारा दुर्बल को हड़प कर लेने का नियम कहा गया है। इसके परिणामस्वरूप क्रांति हुई और इस मत्स्य न्याय का अंत करने के लिए लोगों द्वारा गोपाल को राजा चुना गया। गोपाल के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसने राज्य में शांति स्थापित की और अपने परिवार के लिए, जिसे पाल वंश कहा जाता है, एक महान भविष्य की नींव रखी। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल लगभग 780 ई में राजा बना। वह एक कर्मठ व्यक्ति था और उसने अपने आप को अपने साम्राज्य का विस्तार करने की स्थिति में पाया। उसने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को पराजित किया और चक्रायुध को कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठाया।
धर्मपाल ने कन्नौज में एक विशाल दरबार आयोजित किया, जिसमें अनेक राजा उपस्थित हुए, लेकिन वह अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना सका। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव धर्मपाल के साम्राज्यवादी तेवरों को सहन नहीं कर सका और उसने धर्मपाल को एक युद्ध में पराजित कर दिया। इसी बीच नागभट्ट द्वितीय के अधीन प्रतिहारों की शक्ति का फिर से उदय हुआ। ध्रुव ने धर्मपाल को मुंगेर के निकट हुए युद्ध में शिकस्त दी। धर्मपाल के बाद उसके पुत्र देवपाल ने शासन संभाला। उसे पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा कहना उचित होगा। शिलालेखों में पता चलता है कि उसने दूर दूर तक विजय अभियान किए। उसने प्रागज्योतिषपुर, असम और उत्कल, उड़ीसा को जीता। पाल वंश के राजाओं ने लगभग 4 शताब्दियों से अधिक समय तक बिहार तथा बंगाल पर और उड़ीसा तथा असम के कुछ भागों पर शासन किया और इस बीच उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। अरब व्यापारी सुलेमान ने उनकी शक्ति का उल्लेख किया है। उसने पाल राज्य का वर्णन रूहमा यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप के रूप में किया है। उसने लिखा है कि पाल शासकों की अपने पड़ोसी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ लड़ाई चलती थी, लेकिन पालों के पास अपने विरोधियों से अधिक सेना थी। उसने बताया है कि अपने साथ 50,000 हाथियों की सेना लेकर चलना पाल राजाओं के लिए एक आम रिवाज था। पाल राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें शिलालेखों और अरब यात्रियों के अलावा तिब्बती विवरणों से भी प्राप्त होती है। तिब्बती इतिहासकारों के अनुसार पाल राजा बौद्ध धर्म और शिक्षा के महान संरक्षक थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की, जो प्रसिद्धि के मामले में नालंदा के बाद दूसरे स्थान पर था। उसके भव्य मंदिर और विहार उसकी और अन्य दानवीरों की उदारता के मुंह बोलते प्रमाण हैं। पाल राजाओं के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति सारे विश्व भर में फैल गई थी। उस समय नालंदा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और अध्यापक थे, जो न केवल भारत के विभिन्न भागों से, बल्कि मध्य एशिया, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और श्रीलंका से आए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी शैक्षिकी संस्थाओं में से एक माना जाता था। इस विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। 200 गांव से प्राप्त शाही आय जो पहले से नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई थी, पालों के काल में भी जारी रही। देवपाल ने भी 5 गांवों की आय दान कर दी। इसके अलावा ग्रामवासी, धनी व्यापारी और अन्य राजा भी विश्वविद्यालय को नकदी और जिन्स दोनों रूपों में सहायता देते थे। ग्रामवासी विश्वविद्यालय में रहने वाले लोगों के उपयोग के लिए अनाज, सब्जियां और अन्य प्रकार की रसद देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि सुवर्णद्वीप, आधुनिक मलय प्रायद्वीप, जावा और सुमात्रा के सम्राट महाराज बालपुत्र देव ने नालंदा में एक विहार स्थापित किया और देवपाल से उस विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांवों की आय दान में देने का अनुरोध किया। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया। उन्होंने विद्वत्ता और शैक्षिकी प्रयोजनों के लिए दान दिए। विनायक पाल ने शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण किया। वे ब्राह्मणों को अपने देश में बसने और गुरुकुल चलाने के लिए दान देते थे। पाल राजाओं के दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ जो व्यापार होता था, उससे बहुत लाभ प्राप्त होता था और उससे पाल साम्राज्य की समृद्धि में बहुत वृद्धि हुई। शक्तिशाली शैलेंद्र राजवंश ने, जिनका शासन मलय, जावा, सुमात्रा और पड़ोसी द्वीपों पर था, पाल राजाओं के पास अनेक राजदूत भेजे। राष्ट्रकूट। जब पाल पूर्वी भारत में और प्रतिहार उत्तर भारत में राज कर रहे थे, तो दक्कन पर राष्ट्रकूटों का शासन था। राष्ट्रकूट शब्द का अर्थ है राष्ट्र नामक क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभारी अधिकारी।
इस परिवार के सदस्य बादामी के प्रारंभिक चालुक्यों के अधीन राष्ट्रों के प्रभारी अधिकारी थे। दंतेवर्मन अथवा दंतेदुर्ग इस राजवंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी आधुनिक शोलापुर के निकट मान्यखेत अथवा माखे में थी। दंतेवर्मन के बाद उसके चाचा कृष्ण प्रथम ने लगभग 758 ई में सत्ता संभाली, जिसने अपने राज्य का विस्तार महाराष्ट्र से कर्नाटक तक किया। लगभग 779 ई में ध्रुव के सत्तासीन होने पर राष्ट्रकूटों के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अपने पूर्ववर्ती राजाओं की तरह उसने वेंगी के चालुक्यों और माइसोर के गंगों को शिकस्त दी और पल्लवों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। वह पहला राष्ट्रकूट राजा था जिसने उत्तर भारत में आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ी जा रही त्रिपक्षीय लड़ाई में निर्णायक हस्तक्षेप किया और प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल दोनों को पराजित किया। उत्तर में अपने सफल अभियानों के पश्चात उसने अपने राज चिन्ह में गंगा और यमुना के प्रतीक को शामिल किया। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय 793-813 ही था, जिसने उत्तर भारत में भी घुसपैठ की और पाल राजा धर्मपाल और कन्नौज नरेश चक्रायुध के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया। उसने दक्षिण में गंग, चेर, पांड्य और पल्लव शासकों के परिसंघ को भी तहस नहस कर दिया। गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोघवर्ष प्रथम 814-878 ई सत्तासीन हुआ। अमोघवर्ष ने 60 वर्ष तक राज किया। वह अपने पूर्ववर्ती राजा जैसी शौर्य भावना के लिए कम, बल्कि धर्म और साहित्य के प्रति अपने झुकाव के लिए अधिक जाना जाता है। जैन धर्म के सिद्धांतों ने उसे अधिक प्रभावित किया। वह साहित्य का संरक्षक था और साहित्यकारों को प्रश्रय देता था। अमोघवर्ष ने स्वयं कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना की, जो काव्यशास्त्र के बारे में कन्नड़ भाषा की एक प्रारंभिक कृति है। वह एक महान निर्माता था और कहा जाता है कि उसने अपनी राजधानी मान्यखेत का निर्माण इस प्रकार किया ताकि वह इंद्र की नगरी से भी अधिक सुंदर बने। अमोघवर्ष के उत्तराधिकारियों में दो बड़े राष्ट्रकूट शासक हुए, इंद्र तृतीय 915-927 ई और कृष्ण तृतीय 939-965 ई। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया और उसकी राजधानी कन्नौज में लूटमार की। अरब यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट राजा को भारत का महानतम राजा कहता है। कृष्ण तृतीय तेजस्वी शासकों की श्रृंखला का सबसे अंतिम शासक था। उसने मालवा के परमार राजाओं और वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासकों के साथ युद्ध किया। उसने तंजोर के चोल शासक के खिलाफ भी अभियान चलाया और उसकी सेना रामेश्वरम तक पहुंच गई, जहां पर उसने एक विजय स्तंभ और एक मंदिर का निर्माण किया। दक्कन में राष्ट्रकूटों का सत्तारोहण दक्कन के इतिहास का एक सर्वाधिक उज्ज्वल अध्याय है। उन्होंने 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। राष्ट्रकूट शासकों ने न केवल शैव धर्म और वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम की भी रक्षा की। उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने, मस्जिद बनाने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। उनकी सहिष्णुतापूर्ण नीतियों से व्यापार और वाणिज्य की प्रगति हुई। साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, जो बहुत सी आधुनिक भारतीय भाषाओं की पूर्वगामी भाषा थी, और कन्नड़ को समान रूप से संरक्षण दिया। एलोरा में उन्होंने ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो शैलकृत गुफा मंदिर बनवाए थे, वे उनकी धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक हैं और भारतीय कला की भव्यता के उत्कृष्ट नमूने हैं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने जो कैलाश मंदिर बनवाया था, वह कला का एक अद्वितीय और अद्भुत नमूना है।
एक पहाड़ी के समूचे पार्श्व के 160 फुट चौड़े और 280 फुट लंबे भाग को काटकर उसे एक भव्य एकाश्मीय मंदिर का रूप दिया गया, जिसमें एक विशाल मंडप और नक्काशीदार स्तंभ बनाए गए। मंदिर के पादांग प्लिंथ को इस प्रकार उत्कीर्ण किया गया है कि उससे यह प्रतीत होता है कि यह समूचा मंदिर सिंहों, हाथियों जैसे पशुओं की पीठ पर टिका हुआ है। त्रिपक्षीय संघर्ष। उक्त विवरण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 8वीं शताब्दी की समाप्ति के समय भारत में 3 महान शक्तियां थीं। उत्तर में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्कन में राष्ट्रकूट लगभग एक साथ ही शक्तिशाली राजवंशों के रूप में उदित हुए। अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए पालों, गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच चलने वाली त्रिपक्षीय लड़ाई इन शताब्दियों की महत्वपूर्ण घटना थी। ये कहा जाता है कि इस लड़ाई का मुख्य कारण था कन्नौज नगर पर आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा, क्योंकि उस काल में कन्नौज प्रभुसत्ता का प्रतीक था। इसके अलावा अंतर्क्षेत्रीय युद्धों का उद्देश्य मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण पाना भी था। सत्ता का पलड़ा इन 3 पक्षों में से किसकी ओर झुकता था, इसका फैसला इन 2 बातों से होता था: संबंधित क्षेत्र की आंतरिक शक्ति और अपने अपने क्षेत्र से बाहर लंबी अवधि के लिए अपना नियंत्रण कायम रखने में शासकों को असमर्थता, उनका सैनिक साज सामान, प्रशासनिक तंत्र और रणनीति विषयक धारणाएं लगभग एक जैसी थीं। अरब यात्रियों ने भी कहा है कि इन शासकों की शक्ति कमोवेश बराबर थी। इस शक्ति संतुलन के कारण इन क्षेत्रों में काफी हद तक राजनीतिक स्थिरता बनी रही, जिससे संस्कृति और शिक्षा के विकास को बढ़ावा मिला। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, पहला मुकाबला राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल के बीच हुआ। पहले चरण में राष्ट्रकूटों को संपूर्ण विजय प्राप्त हुई, लेकिन ध्रुव की मृत्यु से राष्ट्रकूटों को धक्का लगा। दूसरे चरण में पाल राजा देवपाल 821-860 ई की स्थिति सर्वप्रमुख रही, क्योंकि उसके समकालीन प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजा कमजोर शासक थे, किंतु 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा भोज 836-885 ई और महेंद्रपाल 885-910 ई अन्य 2 राजवंशों के अपने समकालीन राजाओं से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। 9वीं शताब्दी के समाप्त होने के समय राष्ट्रकूट अपने राजा इंद्र द्वितीय और कृष्ण तृतीय के अधीन फिर से शक्तिशाली बन गए और उनकी शक्ति को न केवल उत्तर में बल्कि दक्षिण में भी महसूस किया गया। 10वीं शताब्दी की समाप्ति के आसपास प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों की शक्ति का लगभग एक साथ ही पतन हो गया। इन 3 राजवंशों का अंत होने से 300 वर्षों के वैभवशाली युग का अंत हो गया।